हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करेंगे समास। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर एग्ज़ाम में इसका कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। हम सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर करेंगे। अगर आप टोटल वीडियो हमारी देख लेते हैं, पूरी वीडियो देख लेते हैं, तो आपको समास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समास की परिभाषा कर देते हैं। समास की परिभाषा, तो समास समास शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो है संक्षिप्त या छोटा करना। समास का अर्थ क्या हुआ? संक्षिप्त या छोटा करना। जब किसको छोटा करेंगे हम? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक जब शब्द आपस में मेल मिल जाते हैं या जुड़ जाते हैं, संयोग हो जाता है, तो उसे हम समास बोलते हैं। और इस मेल से विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? का, के, की, ये वाले जो विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है और समास इसमें सहायक होते हैं। भाषा को छोटा करना जरूरी होता है, इसलिए समास इसमें क्या करते हैं? सहायता करते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जाती है। और समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। जैसे दिन और रात में तीन शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात का प्रयोग कर सकते हैं, एक समस्त पद किया जा सकता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। कौन सा पद बोलते हैं? उसे समस्त पद बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर इनको अलग अलग करना हो, अगर विभक्ति चिन्हों के साथ इनको प्रकट करना हो, समासिक शब्दों का संबंध बताने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। तो यहाँ हमने संधि किया था। संधि मतलब जुड़ना, समास मतलब भी जुड़ना। संधि मतलब होता है जुड़ना, समास मतलब होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। अब संधि के शब्दों को मूल रूप में लेके आएंगे तो वहाँ पे हो जाएगा विच्छेद, लेकिन यहाँ पे जो शब्द है वो है विग्रह, समास विग्रह। तो जैसे धन संपन्न को हम अगर अलग से करें तो इसका जो विग्रह जो क्या होगा? धन से संपन्न होगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो समास की परिभाषा हो गई। और जो समास का जो पूरा पद होता है उसे हम समस्त पद बोलते हैं। और समस्त पद में दो मुख्य पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद पहले वाला और उत्तर पद बाद वाला। जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद बोलते हैं, बाद वाला होता है जो उसे उत्तर पद बोलते हैं। जैसे पूजा घर में जो पूजा है वो पूर्व पद है और घर जो है उत्तर पद है। तो समास विग्रह क्या होगा इसमें? पूजा के लिए घर, माता पिता में माता और पिता, नवरत्न में नवरत्नों का समूह, हस्तगत में हस्त में गया हुआ। हस्त मतलब क्या होता है? हाथ। तो इस तरह से पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं, ध्यान रखना। पहले वाला पूर्व पद, बाद वाला उत्तर पद। आगे हमारे पास समास के भेद। तो मुख्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। जिन दो शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के विभाग तब पर ये भेद किए जाते हैं। जैसे जिस शब्द में पहला शब्द प्राय प्रधान होता है उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। पहला पद प्रधान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। और जिसमें कोई भी प्रधान नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? बहुब्री समास। बहुब्री समास। तो जिसमें पहला पद प्रधान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव। दूसरा पद प्रधान होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तत्पुरुष। दोनों पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व, और कोई भी प्रधान नहीं होता तो बहुब्री। तो ये कौन सा समास है? बहुब्री समास। तो समास के चार भेद है। तो हम पहला भेद करेंगे अविभाव समास। तो तत्पुरुष के पुनः दो, आगे तत्पुरुष के पुनः दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद आगे? कर्मधारय समास एवं द्विगु समास। तो टोटल कितने तरह के हो गए? चार तो ये हो गए और दो ये हो गए। तो हमसे कुछ भी पूछ लेते हैं पहले। अगर कर्मधारय और द्विगु अगर एग्जाम्पल में मतलब उदाहरण में ना हो तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा? तत्पुरुष है, क्योंकि तत्पुरुष के ही आगे दो भेद है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो इसका एग्जाम्पल हम एक एक करके इनको डिटेल में करेंगे। सबसे पहले इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है। हम अव्ययी भाव समास कर रहे हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। उस अव्यय
पद का रूप, लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जो पद होता है, पहला पद, वो क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय का मतलब क्या होता है, उस पद का लिंग, वचन, कारक आदि कुछ नहीं होता, तो वह सदैव एक सा रहता है। जैसे यथा, यथा का लिंग में परिवर्तन क्या करे, कुछ नहीं हो सकता। वचन क्या करे, कारक क्या लगेगा इसका, तो ये यथा। यहाँ पे जैसे प्रति, प्रति का क्या लिंग रहेगा, तो आजीवन जैसे। तो इस तरह से ये अविभाव समास होते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, और यथा समय, समय के अनुसार, प्रतिक्षण, हर क्षण, यथा संभव, जैसा संभव हो, आजीवन, जीवन भर, भर पेट, पेट भर कर। तो इनमें जो पहला पद है वो प्रधान है, अव्यय है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास बोलेंगे। कुछ और उदाहरण कर लेते हैं। आजन्म, आजन्म मतलब जन्म से लेकर, आमरण, मरण तक, प्रतिदिन, हर दिन, बेखबर, बिना खबर के। तो कुछ ऐसे भी जो समस्त पद होते हैं जिनमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता, परंतु समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, जैसे उन्हें भी अव्ययी समास माना जाता है। जैसे घर, घर, घर के बाद घर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास। रातों रात, इसमें भी कौन सा है, रात ही रात में, इसको भी हम अव्ययी भाव समास बोला। ये दो आपको अपवाद याद रखने पड़ेंगे, घर घर और रातों रात। तो हमने अव्ययी भाव समास कर लिया, जिसमें पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास। अब इसके बाद करेंगे हम तत्पुरुष समास। इस समास में पहला पद गौण और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद आ गए, 6 भेद। तो हमें पता है कारक जो है 8 तरह के होते हैं। तो तत्पुरुष समास ये कह रहा है कि कर्ता कारक का और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी कारक के आधार पर 6 कारक जो बच गए, उसके 6 भेद है। हमें पता है कि कारक जो है 8 तरह के होते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि तत्पुरुष समास 6 तरह के होते हैं, सिर्फ कर्ता कारक को छोड़कर और संबोधन कारक को छोड़कर। तो हमें पता है कि कारक जो है, कारक के ये विभक्ति चिन्ह होते हैं। कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है वो ने है, कर्म का जो विभक्ति चिन्ह है को, कर्ण का विभक्ति चिन्ह से और द्वारा, संप्रदान का है को, के लिए, और अपादान का है से, अलग होना, संबंध कारक का है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, रे, तो अधिकरण का है में और पर। तो ये विभक्ति चिन्ह जहाँ में हो गए समास में, वो जो है 6 तरह का तत्पुरुष समास है। टोटल कर्ता कारक का कोई नहीं है और संबोधन का नहीं है। तो कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है और अधिकरण तत्पुरुष है। तो 6 तरह का तत्पुरुष समास है। तो ये हमने ध्यान रखना है विभक्ति चिन्हों के हिसाब से। तो सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या है, को विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। तो कर्म का जो विभक्ति चिन्ह वो क्या है, को। तो ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ, पद प्राप्त, पद को प्राप्त, सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ये कौन से समास है, कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे को विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। इसके बाद शरणागत, शरण को आया हुआ, सर्वप्रिय, सभी को प्रिय। तो ये कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास। अब है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से का लोप हो जाए तो क्या बोलेंगे हम इसे, कर्ण तत्पुरुष। जैसे भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, बाण आहत, बाण से आहत, हस्त लिखित, हस्त से लिखित, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। तो ये कौन सा समास है, कर्ण तत्पुरुष समास। इसी प्रकार संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान में क्या होता है, के लिए, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, रहा खर्च, रहा के लिए खर्च, बालामृत, बालकों के लिए अमृत, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो ये कौन सा तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास।
तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद जो मुख्य होता है, वो है दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसी प्रकार है अपादान। अपादान का विभक्ति चिन्ह जो होता है वो होता है से, पृथक होना। तो देश निकाला, देश से निकाला, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपादान तत्पुरुष। इसी प्रकार संबंध तत्पुरुष क्या होगा, इन विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाए, का, के, की। तो का के का अगर लोप हो तो हम क्या बोलेंगे, संबंध तत्पुरुष। राजमाता, राज की माता, राजा की माता। मतदाता, मत का दाता। गंगा जल, गंगा का जल। तो इस प्रकार से ये कौन सा तत्पुरुष समास हो गया, सबंध तत्पुरुष। कौन सा पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। तो अधिकरण में क्या होता है, में और पर। जल मगन, जल में मगन, कौन सा हो गया, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसकी नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, उदाहरण अधिकरण के, आप बीती, आप पर बीती। में और पर का जहाँ पे लोप होगा वो अधिकरण होगा। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। में और पर होगा तो कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब इसके बाद हमारे पास अव्ययीभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। इसके बाद है कर्मधारय समास। अव्ययीभाव समास हमने किया, पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास किया हमने, दूसरा पद प्रधान होता है। अब तो इस प्रकार से हमने कहते हैं कि जो तत्पुरुष समास के जो है दो भेद स्वीकार किए गए, स्वतंत्र भेद, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो ये भी क्या है, तत्पुरुष के दो अतिरिक्त भेद है, कौन कौन से, कर्मधारय समास और द्विगु समास। विवेचन की सुविधा के लिए हम समास का निम्न 6 प्रकारों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो टोटल जो प्रकार हो गए हमारे पास, कितने हो गए समास के, 6 हो गए। तो हमने दो तरह का समास कर लिए, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के आगे हमने भेद किए, 6 प्रकार के होते हैं कारक के आधार पर। एक कर्ता कारक का नहीं होता और संबोधन कारक का नहीं होता। अब हमारे पास है कर्मधारय समास, तीसरे प्रकार का, जो कि तत्पुरुष समास का ही भेद माना गया है। तो इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य का या उपमान उपमेय का संबंध होता है। अब विशेषण विशेष्य क्या होता है, विशेषता बताना, मतलब अब विशेषता कौन किसकी बताएगा, एक विषय में विशेषण का काम करेगा, एक विशेष्य का काम करेगा, एक उपमान का काम करेगा और एक उपमेय का। 2 पद होते हैं इसके अंदर। तो दोनों ही पद की हम क्या कह सकते हैं, समान वैल्यू है। जैसे इसमें विशेषण विशेष्य है, जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को। तो ये कौन सा जो समास हो गया, कर्मधारय समास। तो कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की क्या पहचान है, उसमें जो विशेषण या विशेषता बताई होगी या उपमेय उपमान का संबंध होगा, तो वो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। उपमा दी होगी, कोई एग्जाम्पल दिया होगा कि वो उसके जैसा है, वो उसके जैसा है। जैसे महान पुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष जो है वो कौन सा है, महान है। जो महान जो है वो पुरुष की क्या बताई हुई है, विशेषता बताई हुई है। तो विशेष्य क्या है, पुरुष, और विशेषण क्या है, महान। अंबर, पीला है, प्राणों को प्रिय है। तो इसी तरह चंद्रवन, चंद्रमा के समान वदन, चंद्र वदन, वदन मतलब मुंह, वदन मतलब मुंह। तो उपमेय और उपमान का उपमा दी होगी, तो उपमेय क्या है, चंद्र, चंद्र, और उपमान क्या है, वदन। कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्याधन, विद्या रूपी धन। भव सागर, भव रूपी सागर। मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली। तो मृग के समान नयन जो है वो कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की सबसे आसान जो परिभाषा क्या होगी, उसमें किसी की किसी से तुलना की होगी या विशेषता बताई होगी, वो कर्मधारय समास होगा। इसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट जो समास है वो भी बिल्कुल आसान है, जिसकी पहचान भी बहुत आसान है, द्विगु समास। द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है, अर्थात गणना बोधक होता है, और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है, जैसे नवरत्न, सप्ताह, त्रिमूर्ति, नवरत्न, शताब्दी, त्रिभुज, पंचरात्र। तो ये शब्द जो, जिसमें पहला शब्द क्या है, संख्यावाचक है, वो कौन सा समास हो गया, द्विगु समास होगा। कई बार पीछे भी लग जाता है इसमें। पक्ष द्वय, 2 पक्षों का समूह। लेखक द्वय, 2 लेखकों का समूह। संकलन त्रय, 3 संकलनों का समूह।
तो नवरत्न, नवरत्नों का समूह, 7 अहतों का समूह, अहत मतलब दिन। तो त्रिमूर्तियों का समूह, त्रिमूर्तियों का समूह, त्रिमूर्ति। तो द्विगु समास सबसे आसान समास है, संख्यावाचक होगा तो क्या होगा, द्विगु समास। तो इसमें क्या फर्क है, नवरत्न नवरत्नों का समूह, सप्ताह 7 अहतों का समूह, त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह। तो ये सारा का सारा क्या है, द्विगु समास है। पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा, गणना बोधक होगा। दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा। कई बार इसमें पीछे भी लग जाता है संख्या, जो शब्द होता है संख्यावाचक शब्द होता है, जैसे पक्ष द्वय, 2 पक्षों का समूह। तो ये इसके कुछ है जो अपवाद है। तो द्विगु समास में बिल्कुल इजी जो पहचान है वो क्या है, इसमें संख्यावाचक शब्द होगा और दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, तो ये द्विगु समास है। इसके बाद हमारे पास जो अगला समास है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व का आपने सुना होगा, द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध मतलब दो के बीच में युद्ध। तो दो के बीच में युद्ध है तो मतलब दोनों क्या है, एक तरह से समान कह सकते हैं। तो दोनों पद समान रूप से क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। कोई भी पद कम ज़्यादा जो नहीं होता, दोनों की एक जैसी वैल्यू होती है। तो इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। समास विग्रह करने पर और आता है, या आता है, अथवा आता है, एवं आता है। जिनको विग्रह करने पर ये शब्द आए, कौन कौन से, और, या, अथवा, एवं, तो वो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। द्विगु समास में क्या होगा, एक संख्यावाचक शब्द होगा, इसमें क्या होगा, इनको अलग करने पर और, या, अथवा, एवं आएगा। तो इसके कुछ उदाहरण कर लेते हैं। रात और दिन, इसमें बीच में क्या लगा है, समास विग्रह बोलते हैं इसको हम, या योजक चिन्ह बोलते हैं। रात दिन, रात दिन का मतलब दिन, रात और दिन। सीताराम, सीता और राम। दाल रोटी, दाल और रोटी। तो ये कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। इसके बाद माता पिता, माता और पिता। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। हानि लाभ, हानि या लाभ, हानि लाभ, हानि या लाभ। आना जाना, आना और जाना। तो इस तरह से ये हमारे पास कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। लास्ट हमारे पास बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण हो और अन्य पद प्रधान हो। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों ही क्या होता है, गौण होते हैं। कोई तीसरा पद प्रधान होता है, मतलब कि दोनों शब्दों का जो मीनिंग होता है वो कोई तीसरा शब्द होता है। दोनों शब्दों से उनका कोई ज़्यादा संबंध नहीं होता। जैसे इसका एग्जाम्पल करेंगे तो हम उसको समझ पाएंगे। जैसे उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकल जाता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है उदर, जिसका दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्य अर्थ गणेश प्रधान है। तो लंबोदर जो शब्द प्रयोग होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है, गणेश के लिए प्रयोग होता है। जैसे घन श्याम, घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, शिव। दशानन रावण। गजानन गणेश। त्रिलोचन शिव। हंसवाहिनी सरस्वती। अब महावीर हनुमान। दिगंबर शिव। चतुर्भुज विष्णु। अब दशानन, आनन मतलब सिर, गजानन मतलब सिर, गज मतलब हाथी के जैसा। त्रिलोचन 3 आंखें, शिव। हंसवाहिनी, हंस है वाहन जिसका, हंस है वाहन जिसका, किसका, सरस्वती का। महावीर, महान है जो वीर, हनुमान के लिए प्रयोग होता है। दिगंबर, दिशा ही है अंबर, जिसका अर्थात शिव। अब इसके बाद चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। तो प्राय हमने देखा कि कुछ समासों में कुछ विशेषताएं समान पाई जाती है, लेकिन फिर भी उनमें मौलिक अंतर होता है। समान प्रतीत होने वाले समासों के अंतर को वाक्य में भिन्न प्रयोग के कारण क्या समझा जा सकता है। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा लगता है कि यह वह समास हो सकता है, लेकिन वह नहीं होता। इसका एग्जाम्पल करेंगे। जैसे मृग नयन, मृग के समान नयन। और नीला कंठ, नीला है कंठ जिसका। एक तरह से यहाँ भी उपमा उपमान है, यहाँ भी उपमा उपमान है, लेकिन यहाँ पे जो नीलकंठ है, नीलकंठ का जो मीनिंग है वो है क्या है, शिव। तीसरा शब्द आ गया, कोई तीसरा शब्द आ गया तो ये कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। और मृग के समान नयन, तो कोई तीसरा शब्द नहीं आया, किसी का विशेष प्रयोग नहीं हुआ, तो क्या हो गया, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में इतना ही अंतर है। उसमें भी उपमा दी गई है, इसमें भी उपमा दी गई है, लेकिन इसमें क्या आ गया, ये जो शब्द है ये किसी और के लिए प्रयोग हुआ है,
कि एक अन्य शब्द आ गया है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो एक तीसरा शब्द आ गया जो प्रधान है उसे हम क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास बोलेंगे। अब बहुब्रीहि और द्विगु समास में अंतर क्या है, जैसे एक हमारे पास एक शब्द है चौराहा, 4 राहों का समूह। हमने बताया था कि पहला शब्द क्या होता है, वो जो होता है संख्यावाचक होता है। तो संख्यावाचक होता है तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। तो ये वाला द्विगु समास है। इसी तरह ये लगता है चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसके, लेकिन इस चतुर्भुज हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, हम विष्णु के लिए प्रयोग करते हैं। एक तीसरा पद क्या हो गया, प्रधान हो गया, तो ये कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। ये भी सेम लग रहा है, देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये द्विगु समास किस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई तीसरा पद प्रधान नहीं है। ये द्विगु समास, ये बहुब्रीहि समास क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक तीसरा पद प्रधान हो गया। और संधि और समास में अंतर क्या है, संधि में क्या होता है, 2 वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है, तो अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। जैसे लंबोदर, लंबा, और लंबा का आ और उधर का ओ, ऊ मिलके क्या बना देता है, ओ क्या बना देता है, ओ बना देता है। तो आ और ऊ मिलके क्या बना देता है, ओ की ध्वनि आ जाती है। तो ध्वनि में परिवर्तन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, संधि। अगर शब्दों का योग होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, समास। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे जो चैनल में खास बात क्या है, हम कोई इधर उधर की बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जो सिलेबस है सिलेबस की बात करते हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, कम समय में आपको ज़्यादा सिलेबस करवाते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को अपने समय की बचत के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।